आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अजय जी के पास आना चाहता हूँ। और अजय जी, जो आज़ाद जी ने एंड में जो बात कही कि जो हम रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स देखे हैं महबूबा जी के या महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के, ऐसे सीरियस स्टेटमेंट्स हैं। अ, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो है वही जो जो चलते आ रहा है इतने सालों से, वही स्टांस लेके, वही अप्रोच लेके चल चल रही है? आई मीन ये इमेच्योरिटी है सरकार की, नासमझी है, अपीजमेंट है, ये क्या है? आई मीन एक आम आदमी जो आम आई मीन इसमें कुछ डीप इंसाइट्स या डीप नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। जो एक आम आदमी कश्मीर से बाहर भी इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखता है, वो भी बैफल हो जाता है कि आखिरकार अब जब बीजेपी सरकार है और जिन्होंने आर्टिकल 370 भी हटाया, बट हर बार जब ऐसे मौके आते हैं तो वो वही जो घिसा पिटा जो तरीका है डील करने का ऐसे सॉफ्ट सेपरेटिस्ट को, वही क्यों रिपीट होते जा रहा है? आपका क्या विचार है इस पे? आई मीन हाउ डू यू सी दिस? व्हाई इज दिस रिपीटिंग? ये नासमझी नहीं है। आप विघटन की बात करते हैं, सबवर्शन की बात करते हैं, और जो सबवर्शन की प्रक्रिया होती है वो माइंड स्पेस को इन्फ्लुएंस करके चलती है, माइंड स्पेस को कैप्चर करके चलती है। पिछले 70 साल में जो कश्मीर में घटा है उसका एक प्रमुख रीजन ये है कि आंतरिक एक विघटन की प्रक्रिया कंसिस्टेंटली चलती रही। मैं उदाहरण दे के आपको कहूंगा और उसको प्रेजेंट के साथ जोड़ता हूं। यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ एक कंडीशनल विलय था। उससे पहले यह कहा गया कि भाई जम्मू कश्मीर के विलय के लिए लोगों की सैंक्शन अनिवार्य थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोवाइड की। अब ये दोनों बातें इतनी झूठ हैं, लेकिन इतने साल से इन बातों को कभी कंटेस्ट नहीं किया। भारत का जब विभाजन हुआ और पार्टीशन प्लान बना, वो ब्रिटिश इंडिया के लिए बना, प्रिंसली स्टेट्स के लिए नहीं बना। प्रिंसली स्टेट्स में जो वहां के राजा हैं, जो वहां के मोनार्क्स थे, प्रिंसेस थे, उनको यह अधिकार दिया गया कि आप डिसाइड करोगे आप किस डोमिनियन के साथ जाओगे। जब ये चर्चाएं चल रही थी तो कांग्रेस ने यह प्रस्ताव लाया कि भाई पार्टीशन प्लान को हम प्रिंसली स्टेट्स में भी एक्सटेंड करेंगे, वहां पे भी यही योजना चलाओ। लेकिन मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर्स ने इस बात को नहीं माना, आउटराइटली इसको रिजेक्ट किया। अब ब्रिटिशर्स ने जो उनका एक भारत से निकलने के बाद जो इस रीजन के बारे में एक जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था, जिसलिए उन्होंने पाकिस्तान को बनाने में जबरदस्त एक योगदान दिया, जबरदस्त। इनफैक्ट पाकिस्तान को बनाने में प्रोमिनेंट रोल ब्रिटिशर्स ने भी किया और मुस्लिम सोच ने भी किया। तो वो एक फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स को, एक फ्यूचर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन में अपने स्थान को मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक साइड से इसराइल बनाया और दूसरे साइड से जम्मू कश्मीर बनाया। मुस्लिम सोच भी समझ रही थी कि पाकिस्तान को बनाना है, एक नया मदीना क्रिएट करना। और पाकिस्तान की सोच और ब्रिटिशर्स की सोच मिल रही थी भारत के विभाजन में। लेकिन जब कांग्रेस ने यह प्रस्ताव दिया और उसको उन्होंने नकारा, उनके दिमाग में क्लियर बात थी, जिन्ना चाहता था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी पाकिस्तान के साथ विलय करें, और जो मुस्लिम रूल्ड प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी भारत के साथ विलय करें। जम्मू कश्मीर हिंदू रूल्ड प्रिंसली स्टेट था, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था। इसलिए जिन्ना की नजर थी कि ये कहां जाएंगे, इनका कम्युनिकेशन भी पाकिस्तान के थ्रू है, ये कहीं जाएंगे नहीं, इसलिए ये भी हमारे साथ ही आएंगे। और साथ में नजर जूनागढ़, हैदराबाद, किसी समय तो भोपाल पे भी थी। सोच थी कि लगभग भारत की, अविभाजित भारत की धरती पर लगभग 5 या 6 पाकिस्तान खड़ा किया जाए, इंडिया को बाल्कनाइज किया जाए और अंग्रेजों के जाने के बाद इंडिया को टेक ओवर किया जाए। क्योंकि मुसलमान बुद्धिजीवियों में एक बहुत बड़ा वर्ग ये था जो समझते थे
कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद तो वापस मुगल रूल आना चाहिए, मुस्लिम रूल आना चाहिए। अब जब यह फैसला हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स पे विभाजन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो जम्मू कश्मीर में भी विभाजन का फॉर्मूला नहीं लगता, जम्मू कश्मीर भी। और इसलिए जम्मू कश्मीर का जब एक्सेशन हुआ तो एग्जैक्टली पार्टीशन प्लान के हिसाब से हुआ। इस बात को भारत सरकार ने कभी कंटेस्ट क्यों नहीं किया? लोगों के डोमेन में लीगली किया होगा, लेकिन जहां पे लोगों का डोमेन था, 70 साल कश्मीरी मुसलमान को यह एजुकेट किया गया कि भाई जम्मू कश्मीर तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, इसलिए पार्टीशन प्लान के हिसाब से तो इसको पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए था, और एक फॉल्स कॉन्शियसनेस को बिल्ड करने का मौका दिया गया। ये क्यों हुआ? ये एक विघटन की प्रक्रिया थी। जो सोच थी कि भाई ये करने से शायद हम कुछ राष्ट्र का हित कर रहे हैं, और जो लोग इसको बना रहे हैं उनके मन में यह था कि अंतोगत्वा इस देश का संवर्षण करना अगले आने वाले समय में यह हमारा लक्ष्य है। मैंने एक उदाहरण दिया, यह कंटेस्टेशन कभी नहीं की गई। इसी तरह से इस बात को भी कभी नहीं लोगों के सामने रखा गया कि भाई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विलय किया वो कंडीशनल विलय नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने अनकंडीशनल विलय किया, और कंडीशन की बात सीज, पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद, जब जनवरी 1949 में सीज फायर हुआ पाकिस्तानी इन्वेजन के बाद, और उसके बाद जब नेहरू ने बातचीत शुरू की शेख उबला के साथ कि आगे आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, क्योंकि पूरे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, उस वक्त शेख उबला ने यह बात कही कि भाई देखिए ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए यहां पे भारत का कानून सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो सब्जेक्ट्स हैं उन तक ही महदूद रहेगा, भारत का कानून यहां पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अब इस बात को भी इतने साल कंटेस्ट नहीं किया गया कि भैया ये लोगों तक बिल्कुल तथ्यों के सामने कभी भारत सरकार या भारत का जो राजनीतिक तंत्र है वो नहीं आया। इस बात पर भी उन्होंने चुप की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलगाववादियों के इस पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के दिमाग में घुसने दिया, लोगों की चेतना में घुसने दिया, और जिसके आधार पर अलगाववाद का एक आइडियोलॉजिकल बेसिस बन गया। अब जब मैं ये बातें कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि यहां पे पहले दिन से ही 47 से ही इस देश का आइडियोलॉजिकल सबवर्शन की प्रोसेस चल रही थी, जो इस वक्त एक पराकाष्ठा पे पहुंची। और इसलिए ये किसी अनजाने में नहीं हुआ, ये किसी नैविटी के कारण नहीं हुआ, ये किसी बुद्धूपन के कारण नहीं हुआ कि समझ में नहीं आ रहा। एक प्रक्रिया चल रही है। वही प्रक्रिया ये भी थी कि भाई उसी प्रक्रिया का हिस्सा था कि भाई ये जो महाराजा हरि सिंह है उसने देर की, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। मैं आपको एक बात यहां पे बड़े ब्रीफली कहना चाहता हूं। बहुत से कारण थे उनके देर करने के लिए, लेकिन एक सबसे प्रमुख कारण था कि कांग्रेस लीडर्स ही उसको बोल रहे थे कि तू डिले कर। नेहरू की तरफ से उसको मैसेजेस आ रही थी कि तू डिले कर, क्योंकि कांग्रेस को डर था अगर महाराजा हरि सिंह ने जल्दी विलय किया तो जूनागढ़ और हैदराबाद, वहां के महाराजा भी विलय करेंगे पाकिस्तान के साथ, फिर हमारे पास रैशनल क्या रहेगा। हमको जूनागढ़ और हैदराबाद को बचाने के लिए किसी तरीके से महाराजा को परसुएड करना है कि तुम पोस्टपोन कर ले, क्योंकि अगर महाराजा ने पहले विलय किया होता तो जूनागढ़ और हैदराबाद भी विलय करता, तो उस वक्त भी क्या करते। एक किस्म से कांग्रेस की सोच में था कि महाराजा हरि सिंह को सैक्रिफाइस किया जाए, और बुरी तरह सैक्रिफाइस किया जाए। तो दोनों साइड से वो खेल रहे थे। एक साइड से उसको बोल रहे थे कि तू डिले कर, और दूसरे साइड से वही बोल रहे थे कि इसने डिले किया इसलिए प्रॉब्लम यहां पे आ गई। तो एक बहुत भयंकर एक विशेष एक माइंडसेट चल रहा था। वही माइंडसेट 47 में क्रिस्टलाइज हो गया एक बात को लेके, जिसका हमारे प्रोसिक्यूशन के साथ 47 के बाद हमारे प्रोसिक्यूशन के साथ जिसका बिल्कुल संबंध है। वो क्या है? वो ये है कि इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहना चाहे वो रहे, इंडिया एक सेकुलर कंट्री रहेगी। और सेकुलर कंट्री होने का आधार क्या है
कि इस कंट्री में रिलीजन पॉलिटिकल पावर शेयर करने का एक डिनोमिनेटर नहीं बनेगा। जिस तरह से पाकिस्तान रिलीजन के आधार पे रहा, यहां पे उन्होंने बोला कि रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है, इसलिए रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पे यहां पे पावर शेयर। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि कोई भी सब नेशनल डिनोमिनेटर, कोई भी सब नेशनल एंटिटी वो बेसिस नहीं बनेगी यहां पे पावर शेयरिंग के लिए, जिसमें चूंकि सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के बनने के साथ ही बना, तो उसमें एक प्रमुखता से यह बात थी कि यहां पे हिंदुस्तान में रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिकल पावर शेयर नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का आधार इस बात पे था कि रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पे एक नेशन बनता है। यही मुस्लिम लीग की सोच थी कि जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है वहां पे पाकिस्तान बनेगा। अब जब शेख कुबला ने ये बात की भारत सरकार के साथ कि भैया अब अगर कानून बनेगा वो वहां पे भारत का कानून नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो धारा 370 के माध्यम से लगेगा। वही चीज है जो हमने प्रोसीजर तय किया है धारा 370 के माध्यम से, उस प्रोसीजर के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां पे लगेगा। ये क्यों, रीजन क्या दिया? उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, तो यहां पे स्पेशल स्टेटस का जो ये स्टेट बनना, ये उसी प्रिंसिपल पे बना जिस पे पाकिस्तान बना। तो एक तरीके से क्या हुआ कि भारत की धरती पे एक पाकिस्तान बनाया गया और भारत की धरती के बाहर एक पाकिस्तान था। शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, उसने भारत की धरती पे एक पाकिस्तान बनाया। किस प्रोटेक्शन से? भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन उसको थी, भारत के पॉलिटिकल क्लास का पैटर्नेज उसको था। तो ये जो एक भारत की धरती पे ही एक पाकिस्तान बना, इसको कांग्रेस ने कहा ये रेफुटेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी है, ये सेकुलरिज्म की एक एंडोर्समेंट है। मतलब भारत की ही धरती पे पाकिस्तान को बनाना, ये किसकी एंडोर्समेंट है? ये सेकुलरिज्म की एंडोर्समेंट है। इतने साल से यही बात कहते आ रहे, भारत की धरती पे एक मुस्लिम स्टेट को, भारत की सेकुलर धरती पे एक मुस्लिम स्टेट को बनाना, उसको पनपाना, उसको सुरक्षित रखना, उसको आगे चलाना, इसको कहा कि यह सेकुलरिज्म की अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। ये किसने कहा? ये यहां के राजतंत्र ने, यहां के लोगों ने कहा। यही विघटन है, क्योंकि अगर मूलभूत लेवल पे जम्मू कश्मीर एक भारत की ही धरती पे एक पाकिस्तान था, तो फिर ये सेकुलर कैसे बनता? और जम्मू कश्मीर के हिंदू को क्या कहा गया, ये क्रिटिकल है। 46 में कश्मीरी पंडित लीडर्स मुजफ्फराबाद में नेहरू से मिले। नेहरू ने कहा कि आप कोई पार्टी वार्टी नहीं बनाओगे, आपको शेख अब्दुल्ला में सबमिट करना। उन्होंने कहा कि हम भी फिर अपनी पार्टी बनाएंगे, तो उन्होंने बोला आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करना। उसके बाद कश्मीरी पंडित डेलीगेशन नेहरू को मिला। नेहरू ने कहा उनको कि या तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिल जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो आपको भागना पड़ेगा, नहीं तो आपको खत्म होना पड़ेगा। जो आपने कश्मीरी में सुना रेलिव गलिव सेलिव, ये थ्रेट नेहरू के माध्यम से आई। उन हिंदुओं ने उसको पूछा कि जब आप हमारे लिए, हम एक माइनॉरिटी है, हमको आप बोल रहे हैं कि आप टोटलिटी में सबमिट करो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्या आप यही प्रिंसिपल भारत के मुसलमान को भी कहोगे कि अब आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको कांग्रेस में ज्वाइन करना है? यहां के हिंदू को, इस पाकिस्तान को लोगों की नजरों से छुपाने के लिए, डिसगाइज करने के लिए जम्मू कश्मीर के हिंदू को मुस्लिम स्टेट के हवाले कर दिया गया, और कोई सोच नहीं थी। अगर आप कभी अपने आप से सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि कश्मीर घाटी को ज्यादा लेजिस्लेटिव सीटें मिली हैं जम्मू से पॉपुलेशन के बेसिस पे, या जो भी यार्डस्टिक्स है, ऐसा क्या हुआ कि ऐसा हो रहा है? तो आपके पास सीधा एक जवाब आएगा कि वो यहां पे जो तंत्र है, मुस्लिम तंत्र है, मुस्लिम स्टेट का एक अपरेटस है, उसको सेकुलर बताने के लिए यहां के हिंदू का इस्तेमाल करते थे। इसमें उन्होंने फॉरमोस्ट इस्तेमाल कश्मीरी पंडित का किया, उसके सारी पॉलिटिक्स को और उसके सारे सर्वाइवल नीड्स को रिजेक्ट किया। देखिए, हम एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थे जब कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में, और हम लैंडलॉर्ड, मैं आपको कहता हूं, लोग कहते हैं ना कि लैंडलॉर्ड थे कश्मीरी पंडित लैंडलॉर्ड्स नहीं थे। आप अगर उस वक्त के स्टेटस से देखो, कश्मीरी पंडित चकदार थे। और चकदार क्या होता था? मुस्लिम रूल में बहुत जबरदस्त एग्जॉर्बिटेंट ये रेवेन्यू आता, ये टैक्सेस लगाते थे, जमीन के एग्रीकल्चर टैक्सेस थे।
इतने ज्यादा थे कि लोगों को लगता था कि जमीन को चलाना ही, जमीन को लगाना ही एक ये लाइबिलिटी है। लोगों ने जमीन को लगाना ही बंद कर दिया और ये सारी जमीन बंजर हो गई। फिर डोगरा पीरियड में राजाओं ने कहा कि यार एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे तो आप लोग तो लगाओ, सामने तो आओ, किसान तो बनो। तो उन्होंने कहा कि जो बंजर जमीन को लगाएगा उसको हम चेक देंगे, थोड़ा सा आपको टैक्स देना पड़ेगा लेकिन हम आपके हवाले ये चेक देंगे। वहां पे कश्मीरी पंडित इतने पिन्योरी में थे, इतने गुर्बत में थे, उन्होंने बोला हम लगाएंगे बंजर जमीन। जम्मू कश्मीर की जमीन को वापस, कश्मीर की जमीन को वापस एग्रीकल्चरल जमीन बनाने में कश्मीरी पंडित ने एक फ्रंट रोल प्ले किया। यही उनका कसूर था। और जब शेखुल्ला आया उसने बोला मैं लैंड रिफॉर्म करूंगा, उसमें उसने मुस्लिम लैंडलॉर्ड, मुस्लिम ऑर्चर्ड्स को बचाया। और कश्मीरी हिंदू के पास कानून का भी सहारा नहीं था, किसको बोलते, क्योंकि जो कमिटीज थी वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमिटीज थी। अपील जिनके पास करनी थी वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही कमिटीज थी। कहीं पे जो उन्होंने प्लान बनाया अगर वो गलत हो रहा था तो अपील किसके पास की जाती, उनके पास ही, जो जो छीन रहे थे उनके पास ही की जाती। ये एक किस्म से, जैसे ललित जी ने कहा, ये जिनोसाइडल प्रोसेस का एक नए सिरे से एक शुरुआत थी। अब ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं ये क्यों हो रही है? क्योंकि जो भारत सरकार ने सोचा कि हम जम्मू कश्मीर को कैसे चलाएं, वो प्रोसेस थी, वो एक सबवर्सिव प्रोसेस। ये कहा गया कि आप एक मुस्लिम कम्युनल पार्टी को हुकूमत दे दो और ये कहो कि ये सेकुलरिज्म है। ये कहा गया कि आप जो भारत की धरती पे एक मुस्लिम स्टेट को बनाओ और ये कहो कि एक सेकुलर स्टेट है। ये सोच थी कि आप जम्मू कश्मीर में हिंदू को होस्टेज रखो मुस्लिम इंटरेस्ट के और ये कहो ये सेकुलरिज्म का एक्सप्रेशन है। जो ये सोच है, इस सोच ने एक नए सिलसिले का एक डिस्टेबलाइजेशन किया। और वो डिस्टेबलाइजेशन कहां पे पहुंचा है? वो आहिस्ता आहिस्ता से जहां पे कश्मीरी हिंदू मार्जिनलाइज होता गया, कश्मीर में जॉब से, डेवलपमेंटल एक्टिविटी से, सोशो इकोनॉमिक एपरेटस से, उस सारे से अलग होता गया। एक स्टेज आ गया कि उसको शिनाख्त किया गया कि तुम एक मुखबिर हो, उसको शिनाख्त किया गया कि तुम एक फिफ्थ कॉलम हो। जीनोसाइडल प्रोसेस में पहली बात जो होती है, समाज को क्लासिफाई किया जाता है। पहले एक जिसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ अदरिंग। आप मेन मुआशरे में किसी एक ग्रुप को चूज करो और मेन लोगों को बोलो कि भाई ये आपका दुश्मन है किसी नाम से। ये एक क्लासिफिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है कि समाज में एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करके उसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये मेजॉरिटी कम्युनिटी को, मेजॉरिटी सोसाइटी के लिए खतरा है। हमारे लिए ये प्रक्रिया, ये दुनिया में हुआ है हर जगह। अदरिंग और क्लासिफिकेशन ये प्रोसेस दुनिया में हुई है, कश्मीर में भी हुई और शेखुल्ला ने शुरू की। उसने कहा कि कश्मीरी पंडित एक फिफ्थ कॉलम है, इंडिया का फिफ्थ कॉलम। और यही फिफ्थ कॉलम की मानसिकता कि ये यहां पे कश्मीरी मुस्लिम मेजॉरिटी की सियासत का अपोनेंट है, कश्मीरी मुस्लिम सियासत के एस्पिरेशन का अपोनेंट है, हमारा दुश्मन है। यह प्रक्रिया डीपन करती गई इतने साल और अल्टीमेटली फिफ्थ कॉलम से जब उन्होंने शुरू किया हमको मारना, उन्होंने कहा यह मुखबिर है, यह हिंदुस्तान का जासूस है। बाद में कहा यह वर्मिन है, यह कीड़ा है, यह कैंसर है, ऐसी भी बातें आ गई ऑन रिकॉर्ड। तो एक समाज को डेमोनाइज करना, यह प्रक्रिया बहुत समय से चली वहां पे। इसको भारत सरकार ने होने दिया, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं की। इसको वहां के माशरे ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने, इवन कांग्रेस ने अलाउ कर दिया। अब जब एक समाज में घुसेड़ दिया जाता है कि यह आपका दुश्मन है, आपकी सियासत को, आपकी बहबूदी को रोकने वाला तबका यह है, फिर इतनी, और उसको घृणा से भर दिया जाता है। जब यह काम का अकम्प्लिश हो गया था साइकोलॉजिकल प्लेन पे, उस प्लेन पे जो ही बंदूक आया कश्मीर में, उन्होंने पहला टारगेट कश्मीरी पंडित को बनाया कि निकल, खत्म कर दो इसको, भगा दो इसको। एक साइड से एक जिनोसाइडल प्रोसेस चली, रिलीजियस क्लींजिंग उसका एक फंडामेंटल एक्सप्रेशन था उस जिनोसाइडल प्रोसेस का। और दूसरे साइड से भारत सरकार ने समझा कि कश्मीरी पंडित को बचाना, कश्मीरी हिंदू को बचाना, ये एक बड़ी बात नहीं है, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं।
इसको इग्नोर कर सकते हैं। पाकिस्तान ने, इस्लामिक शक्तियों ने और कश्मीरी मुसलमान का जो कम्युनल मुस्लिम कम्युनल मुआशरा था, उन्होंने कश्मीरी हिंदू को आइडेंटिफाई किया प्राइमरी ऑब्स्ट्रक्शन टू द काज ऑफ इस्लाम। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमको अब मिलिटराइज्ड सेपरेटिज्म करना है तो पहले किसको मारना है? पहले कश्मीरी हिंदू को मारना, कश्मीरी पंडित को मारना। और भारत सरकार ने अपनी जगह समझा कि भाई इसको बचाना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इस एक विशेष साइकिल में एक साइड से जिनोसाइडल परपेट्रेटर्स थे और दूसरे साइड से इंडियन स्टेट एक बाईस्टैंडर बना, एक तरीके से एक कोलैबोरेटर बना, आंखें मूंद ली। जिसको बचाना था वो विमुख हो गया, उसने अपना मुंह फेर दिया। इस विशेष साइकिल में हम फंस गए और निकलने के बगैर, भागने के बगैर कोई चारा नहीं था, क्योंकि अपने धर्म, संस्कृति, अपने सराबायल को, अपनी लेडीज की इज्जत को टोटलिटी में बचाने के लिए एक प्रक्रिया थी। दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है। क्रिटिकल टाइम पे जब स्टेट फेल होता है, फिर आम नागरिक के पास या तो मरना होता है, या तो सबमिट करना होता है, या तो भागना होता है। हमारे पास सबमिट करने का चॉइस कश्मीरी हिंदू ने नहीं किया। कश्मीरी हिंदू के पास चॉइस था भागने का, और वो भाग के आया। लेकिन भारत सरकार को मालूम था कि अगर हम उसको इग्नोर करेंगे, ये मसला सिर्फ वहीं तक रहेगा। इस मसले का स्पिल ओवर हो गया। जिनोसाइड को उन्होंने इग्नोर किया तो जिनोसाइड का ये वॉर जम्मू में आ गया। किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, इस सारी एरिया में प्रक्रिया आ गई और बड़ी बुरी तरह से वहां पे रोंद के अभी भी चल रही है। और इतना ही नहीं हुआ, ये जिहाद पूरे इंडिया में फैल गया। आज लगभग सैकड़ों जगह हैं जहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं। आज केरला की साउदर्न ट्रिप ऑलमोस्ट वहाबी के कब्जे में आ गई है। लोग ये कहते हैं कि वहां के जंगलों में कैंप लगते हैं। आज सिचुएशन ऐसी है कर्नाटका में, तमिलनाडु में, हर जगह ये फैल रहा है। इग्नोर किया। और एक ऐसी सिचुएशन इस वक्त है जहां पे सैकड़ों शाहीन बाग बनने की सिचुएशन पूरे इंडिया में है। एक सिविल वॉर के दहाने पे इंडिया खड़ा है। रीजन क्या हुआ? भारत सरकार ने एक, जो ही ये हमला हुआ, इस हमले को इग्नोर किया। और इस हमले को इसलिए इग्नोर किया, उन्होंने समझा कि कश्मीरी हिंदू को बचाना जरूरी नहीं। अब भी भारत सरकार कर रही है कि किसी तरीके से अगर कश्मीरी हिंदू उस मुस्लिम इस्लामाइज्ड माशरे में रहने के लिए तैयार हो जाए तो हम दुनिया को बोलेंगे कि सेकुलरिज्म वापस आ गया। हमको कंफ्रंटेशन नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा बुद्धूपन इसलिए है क्योंकि अंदर भारत सरकार की सोच पे कब्जा। देखिए, फारूक अब्दुल्ला को और महबूबा मुफ्ती को पहले अरेस्ट क्यों किया गया, मुझे वो सोच नहीं है क्यों किया गया। मेरे हिसाब से अरेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि यही ओवरग्राउंड था सेपरेटिज्म का। जितना पाकिस्तान ने वहां पे मिलिटेंसी को चलाया, उससे ज्यादा पोषित किया उन पॉलिटिकल फोर्सेस ने जिनको भारत ने बचाया, वहां जिनने भारत ने जिनको प्रोटेक्ट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारत ने प्रोजेक्ट किया इंडियन फेस, पीडीपी को भारत ने प्रोजेक्ट किया इंडियन फेस, फारूक अब्दुल्ला को भारत ने कश्मीर की डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म का मैस्कट बनाया। महबूबा मुफ्ती को भी उन्होंने बनाया। एक ऐसे समय पे जहां पे चाइना और पाकिस्तान के जंग के साथ हम लगभग दहाने पे खड़े हैं, एक डबल फ्रंट सिचुएशन है। उस सिचुएशन में इन्होंने बोला कि अब इनको, वो निकलते ही उन्होंने पहले चाइना की बात की। अब महबूबा मुफ्ती तो बात करिए कि मैं हिंदुस्तान के झंडे को हाथ लगाऊंगी। ये सोच है, ये आपका कुछ सवाल था कि क्या ये नासमझी के कारण हो रहा है, ये कौन इनको, नहीं, सबवर्शन के कारण। और सबवर्शन सबसे खतरनाक सबवर्शन आइडियोलॉजिकल सबवर्शन। अगर मैं आपकी बेहबूदी के लिए आपको कोई ऐसी बात समझाऊं जिससे आप खत्म हो जाओगे, ये सबवर्शन होता है। तो भारत के अंदर से और भारत के बाहर से जो लोग ये चला रहे हैं, उनकी कैपेसिटी है, वो भारत सरकार को ऐसी बातें उनको कन्विंस करवाती है जो जिससे देश एक आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। ये प्रक्रिया चल रही है। इसी आत्महत्या, इसी आत्मघाती प्रक्रिया का विक्टिम कश्मीरी हिंदू एज अ फ्रंटलाइन विक्टिम बन गया। यही आत्मघाती प्रक्रिया जम्मू के हिंदू को खत्म कर रही है। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने कुछ बहुत बहुत ही अहम बातें की। आपने सबवर्सन की बात, जो आइडियोलॉजिकल सबवर्सन की बात जो समझाई, आई थिंक हमारे दर्शक इसको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सबवर्जन कैसे प्ले होता है आम लोगों के ऊपर, और फिर जो पूरी मशीनरी है वो इसको कैसे ड्राइव करती है, और कभी कभी खुद भी वो इसमें बह जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि इतना हावी हो जाता है ओवरऑल सिस्टम में। तो अब आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जब ये आर्टिकल 370 हटा, मैंने खुद स्टेट से बाहर देखा, लोगों में काफ़ी उत्साह था, पूरे भारत में उत्साह था कि फाइनली कश्मीर का सोल्यूशन हो गया। आई मीन ये ऐसा लग रहा था कि आर्टिकल 370 हटा दिया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट आज हम 1 साल से ऊपर हो गया, हम यहाँ पे बैठे हैं, और ऑन ग्राउंड जम्मू कश्मीर में हमको पता है कि चीज़ें कुछ खास चेंज नहीं हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, जो कि और उसमें से जो बेसिकली प्रोसिक्यूटेड हैं स्टेक होल्डर्स, जो जिनके साथ अभी तक डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उनके हितों का ध्यान रखते हुए आइडियल सॉल्यूशन क्या है? पहले आप इस बात को ध्यान में लाइए कि आर्टिकल 370 का हटने का मतलब क्या था। मैंने कहा आर्टिकल 370 लिखित प्रारूप था एक मुस्लिम स्टेट का इंडियन की सेकुलर टेरिटरी में। भारत एक सेकुलर देश है, इसकी धरती पे एक मुस्लिम रियासत बनाने का अगर कोई स्टेटमेंट था, डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट था, वो आर्टिकल 370 था। तो डिजूरे इंडियन टेरिटरी पे एक मुस्लिम स्टेट बनाने का अगर एक्सप्रेशन था, वो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वाला स्टेट था, जिसको प्रोटेक्शन आर्टिकल 370 के माध्यम से मिली। इसलिए जब आर्टिकल 370 हटा तो डिजूरे लीगल स्ट्रक्चर एक मुस्लिम स्टेट का टूट गया। तो सही मानों में मान लीजिए कि जब 47 में भारत आजाद हुआ, पूरा देश आजाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर एक गुलामी के तंत्र में फंस गया, क्योंकि यहां पे एक मुस्लिम स्टेट को चलाया गया। 47 में यहां का जो नागरिक था एक वेलफेयर स्टेट डोगरा रूल में बन गया था, उसके फ्रीडम्स बहुत ज्यादा थे। और जो ही यहां पे मुस्लिम स्टेट बना तो आहिस्ता आहिस्ता से तमाम नॉन मुस्लिम्स के फ्रीडम्स को कर्टेल किया गया। ये होस्टेज बन गया, ये एक किस्म से एक कॉस्मेटिक अपेंडेज बन गया। जो एक पाखंड किया था, जो एक समझौता किया था भारत सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को छुपाने का एक लबादा इसको बनाया गया हिंदू को। तो जिस दिन आर्टिकल 370 हटा उस दिन लीगल स्ट्रक्चर खत्म हो गया। तो एक किस्म से हमारे लिए आजादी का दिन। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वाला ये क्यों बन गया? क्योंकि यूं ही 47 में पाकिस्तान ने हमला किया और ये इंटरनेशनलाइज हो गया जम्मू कश्मीर का हिस्सा, हम कोल्ड वॉर की चपेट में आ गए। एक सोशलिस्ट ब्लॉक था, दूसरा कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। वेस्टर्न ब्लॉक और सोवियत यूनियन के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई के बीच में हम आ गए। तो हमको उस वक्त बहुत जरूरी था कि किसी तरह से पब्लिक पीपल्स लेवल पे कश्मीरी मुसलमान का सपोर्ट हमारे साथ रहे, और उस कश्मीरी मुसलमान के सपोर्ट को एंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने शेख अब्दुल्ला को वो वाइटल कंसेशन दिए। आर्टिकल 370 मतलब पाकिस्तान को डिफीट करने के लिए भारत की ही धरती पे एक पाकिस्तान बनाने का एक कंसेशन उसको दे दिया। तो एक तरीके से जो एक इंपीरियलिस्ट इंट्रीग था, एक साम्राज्यवादी, जो एक नया वर्ल्ड बन रहा था, हम उस साम्राज्यवादी पावर स्ट्रक्चर के साम्राज्यवादी एट्रिशन का एक विक्टिम बन गए। आर्टिकल 370 इंपीरियलिज्म का, इंपीरियलिस्ट एल्बेट्रॉस था राउंड द नेक ऑफ इंडिया। जब ये हटा तो हमारी गर्दन से ये इंपीरियलिस्ट एल्बेट्रॉस हट गया। लेकिन सिर्फ लीगल स्ट्रक्चर खत्म करने से मुआशरा बदलता नहीं। डिफेक्टो स्ट्रक्चर जो जे.एंड.के स्टेट का है वो वहीं पे है। डिफेक्टो क्या होता है? डिफेक्टो होता है जो लिखित नहीं हो लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग हो, आपस में समझौता हो। जैसे लिखित यहां पे था कि भाई यहां का चीफ मिनिस्टर
कश्मीरी मुसलमान ही बनेगा, सुन्नी मुसलमान बनेगा। ये कहीं पे लिखी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग थी इंडियन स्टेट और कश्मीरी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के बीच में। या हम कश्मीर में पॉपुलेशन प्रपोर्शन के हिसाब से असेंबली सीटें नहीं बनाएंगे, 5 सीटें 6 सीटें उनको अलावा देंगे, ताकि कॉन्स्टेंटली उनका असेंबली पे कंट्रोल रहे। ये डिलिमिटेशन जिसका वो आधार होता है, जो भी यार्डस्टिक्स होते हैं, उससे परे हम एक मुआशरे का निर्माण करें, ये कहीं पे लिखा नहीं था। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। इसलिए जब आर्टिकल 370 को हटाया, भारत सरकार ने दुनिया को यह नहीं कहा कि हमने मुस्लिम स्टेट बनाया था। भारत सरकार ने दुनिया को यह नहीं बताया कि हिंदुस्तान की सेकुलर इंटेग्रिटी के लिए आर्टिकल 370 का हटना अनिवार्य है। भारत सरकार ने बचकानी बातें की कि यह डेवलपमेंट में बाधा था। अब ये बातें उन्होंने की, हम उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि किया क्या जा सकता है, पहली बात जो की जा सकती है वो ये है कि भारत सरकार को अबेंडन करना है हाफ फेज सेपरेटिज्म का मॉडल गवर्नेंस का। J&K में इन्होंने स्ट्रेटजी के तौर पे ये कहा गया, भाई हम आधे अलगाववादी को हुकूमत दे देंगे। J&K में इन्होंने कहा कि वहां पे नेशनलिस्ट पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करने के कारण नेशनलिज्म नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हाफ में सेपरेटिस्ट में इन्वेस्ट करने के बाद नेशनलिज्म आएगा। तो इन्होंने ये कहा कि यहां पे नेशनलिज्म सेपरेटिस्ट रूट से आएगा। इस सोच को भारत सरकार ने, भारत के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स ने, इन्होंने इंटरनलाइज किया है कि यहां पे कॉमनल सेपरेटिस्ट मुसलमान के ही हवाले करनी है हुकूमत। जब तक नहीं ये सोच टूटेगी तब तक कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कोई चेंज नहीं आएगी। ये एक बात। पहले तो इस मॉडल को ही समझना है कि एक सबवर्सिव मॉडल था, डिस्ट्रक्टिव मॉडल था, एक सुसाइड करवाता था। दूसरी बात, इन्होंने एक अच्छा काम किया, लद्दाख को अलग किया। इस वक्त ये लद्दाख को हैंडल कर रहे हैं चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। आपने देखा कितना स्मूथली लद्दाख में हमने अपने मिलिट्री प्रेजेंस को या अपने मिलिट्री पोस्चर को, अपने डिप्लोमेटिक पोस्चर को प्रेजेंट किया। जबरदस्त कोशिश की जा रही है कश्मीर में कि कश्मीरी मुसलमान किसी तरीके से चाइना के इंटरेस्ट के साथ और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ अपनी सियासत को मिला के आगे आने वाले समय में रोल प्ले करना चाहते हैं। इसको रोकने के लिए भारत सरकार को सोचना चाहिए। और एक ही तरीका है कि आप प्रेजेंट जम्मू कश्मीर को ट्राइफरकेट कीजिए, जम्मू को अलग स्टेट बनाइए और कश्मीर घाटी में आप 2 यूनियन टेरिटरीज बनाइए। अगर 2 यूनियन टेरिटरीज नहीं बनाएंगे, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी बनाइए। और पन कश्मीर का निर्माण करना अब एक जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी है ईस्ट और नॉर्थ में, क्योंकि ये नहीं करेंगे, ये नहीं रुकेगा। इस वक्त प्रोसेस चल रही है कि भारत सरकार कोई भी ऐसी सोच नहीं कर रहा है जिसके कारण वो मुस्लिम स्टेट जो जम्मू कश्मीर में था, इसका जो डिफेक्ट और ढांचा था, जो इसका अनरिटन ढांचा था, जो भारत के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ने, पॉलिटिकल क्लास ने बिल्ड किया था, चोरी चोरी बिल्ड किया था, लोगों से छुपा के बिल्ड किया था, उस ढांचे को तोड़ने का एक समय आ गया है। उसके बगैर सिचुएशन रिवर्स नहीं होगी। अब अगर भारत सरकार ये नहीं करेगी, देखिए यहां पे जो हम स्टेट बनाएंगे, मुझे समझ में आता है ये किस विघटनकारी ने भारत सरकार को ये सजेशन दे दी है। इससे बड़ी खुदकुशी का कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। और वहां पे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जब तक ना आप, महबूबा मुफ्ती ने बोला हिंदुस्तान के झंडे को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये कोई हमको धमकी नहीं दे रहे हैं, उनकी सोच ही पहले से ऐसी। लेकिन कश्मीर को पॉलिटिकल ब्लैकमेल के वर्टेक्स में फिर से लाने के लिए यह प्रक्रिया चल रही है, आदत बन गई है वहां के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन की। भारत सरकार किस तरह से अपने आप को पॉलिटिकल ब्लैकमेल से बाहर रखेगा, उसमें इंटरनल डिसीजन करने हैं। और इंटरनल डिसीजन में सबसे बड़ा डिसीजन यह है कि अब इस स्टेट में सेपरेटिज्म के लिए प्रीमियम नहीं होगा, नेशनलिज्म के लिए प्रीमियम होगा। इस स्टेट में पीस एक डेवलपमेंट का एक इंसेंटिव होगा। ये यहां पे टेररिज्म जहां पे हो वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। टेररिज्म एक काउंटर प्रोडक्टिव प्रोसेस बननी चाहिए। ये सब कुछ तब करेंगे जब भारत सरकार रिकॉग्नाइज करेगा यहाँ पे 40% से भी ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू की है।
उसको इतने साल गुलाम रखा गया है, इससे हमको उसको निकाला और कश्मीर घाटी में एक जिनोसाइड हुआ। और जिनोसाइड को रिवर्स करना है, कॉस्मेटिक रिटर्न नहीं करना है। कश्मीरी हिंदू जब वापस जाएगा, टूरिस्ट बन के उसको नहीं जाना है और गुलाम बन के भी नहीं जाना है या फिर से उखड़ने के लिए नहीं जाना है। कश्मीरी हिंदू को परमानेंटली वहां पे जाना है और उस व्यवस्था का निर्माण करना है। उसमें फ्रंटलाइन रोल जम्मू कश्मीर ने रखा है इनके पास कि आपको ईस्ट एंड नॉर्थ में एक रिवर्सल ऑफ जिनोसाइड के लिए, अच्छा रिवर्सल ऑफ जिनोसाइड दुनिया में एक एस्टैब्लिश्ड एक नॉर्म है। क्योंकि भारत में 48 में जो यूनाइटेड नेशंस में जिनोसाइड का कॉन्वेंशन बना, भारत उसके प्रपोजर्स में था, उसके इनिशिएटर्स में था। और जिनोसाइड मानवता के खिलाफ एक अपराध है, इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय एक कॉन्वेंशन बनना चाहिए और फिर हर जगह हर मुल्क में उसके हिसाब से कानून बनना चाहिए। भारत इसका हामी था। 48 में प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जिनोसाइड, इस कॉन्वेंशन के निर्माण में भारत ने रोल प्ले किया। बाद में भारत के पार्लियामेंट ने इस कॉन्वेंशन को रेटिफाई किया। उसके बाद तीसरी बात थी कि भारत इसको अपने कानून में लाता। जम्मू कश्मीर की तरफ से हाल ही, इतने साल उन्होंने नहीं लाया। जम्मू कश्मीर में हाल ही में एक जिनोसाइड बिल भारत सरकार के सामने प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि ये कानून भारत में आना चाहिए, ये एक बाध्यता है, ये एक कमिटमेंट है और इस कंट्री में किसी भी के खिलाफ जाति संहार की प्रक्रिया नहीं हो, उसके लिए एक कानून होना चाहिए। जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, मैं एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं और इसी बात पे मैं ये बात कह के मैं अपनी बात को छोड़ देता हूं। 1000 साल से हिंदुओं के खिलाफ इस्लामिक जिनोसाइड चल रहा है। ये 1000 साल से अफगानिस्तान से शुरू होकर चलता चलता जिनोसाइडल एवलांच अब हिंदुस्तान की धरती पे आ गया, कश्मीर में, और ये अनफोल्ड हो रहा है पूरे इंडिया में। हमने 47 में हमारे लीडर्स ने सबसे बड़ा एक मानवता के खिलाफ जो अपराध किया, करोड़ों हिंदू फंस गए बांग्लादेश जो बना है आज कल पाकिस्तान, उस वक्त का पाकिस्तान। और हमने पता क्या पाकिस्तान के साथ समझौता किया, हमने कहा ये स्ट्रेटेजिक होस्टेजेस है। हमने उनको कहा देखिए जी, आपके यहां जो हिंदू रहेंगे उनकी गारंटी है सेफ्टी ऑफ द मुस्लिम्स विच विल चूज टू लिव इन इंडिया। अब देखिए ये कैसी बात है कि भारत में जो मुसलमान रहा वो बराबरी के अधिकार पे रहा, उसको आप होस्टेज मान्यता ही नहीं दे सकते। इन्होंने उस वक्त लियाकत अली खान के साथ, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ नेहरू ने जो बातचीत की या इंडियन लीडरशिप ने जो बातचीत की, उन्होंने कहा भाई जो हिंदू आपके यहां रहेगा और जो मुसलमान यहां पे रहेगा, ये एक दूसरे की सिक्योरिटी के गारंटी है। अब पाकिस्तान में तो वो ऑलरेडी इनफिडल थे, वो तो ऑलरेडी काफिर थे, सेकंड क्लास सिटीजन थे। उनका कन्वर्शन या उनका डिस्ट्रक्शन एक रिलीजियस ड्यूटी भी माना, वो कोई गैर कानूनी नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान में आप किसी मुसलमान को स्ट्रेटेजिक होस्टेज नहीं मान सकते थे क्योंकि कानूनन वो बराबर के सिटीजन। तो बाय इंप्लीकेशन क्या हुआ, हमने करोड़ों हिंदुओं को और सिखों को मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम स्टेट के हवाले कर दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में। और इतने साल से उनका जीनोसाइड चलता आ रहा, न किसी हिंदू ने बात की, न भारत सरकार ने बात की। पहली बात यह हो गई। बाद में 47-48 में पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का जिनोसाइड और सिखों का जिनोसाइड हुआ, हमने इसको भी जिनोसाइड नहीं माना। और बाद में यह प्रक्रिया आगे आ गई, बांग्लादेश में भी जिनोसाइड चलता रहा, उसका स्पिल ओवर वेस्ट बंगाल और आसाम के एरियाज में भी हुआ, और बाद में 89-90 में कश्मीर में जिनोसाइड। आप एक निरंतर एक जिनोसाइडल प्रोसेस को नकार रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, आपके खिलाफ कंसिस्टेंटली एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस चल रही है और आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि ये जिनोसाइड है। और इसके लिए इस देश को एक कमिटमेंट बनानी है, लीगल कमिटमेंट बनानी है, नेशनल कमिटमेंट बनानी है, ये क्रिटिकल है। अगर ये देश इस बात, जैसे मोदी ने कहा था कि भाई ये देश नेचुरल होमलैंड है हिंदू, परसिक्यूटेड हिंदू, नॉन मुस्लिम्स के लिए, हिंदू सिख्स के लिए, वो सही बात उन्होंने कही थी। क्योंकि बाकी किसी मुल्क में अगर परसिक्यूशन होता है वो यहां पे आए, अगर मुसलमान का परसिक्यूशन होता है उसके पास इतने मुल्क है।
तो ये बात जब उन्होंने कही, लेकिन इस बात के साथ इस बात को जरूर जोड़ना था कि दुनिया में कहीं पे भी हिंदू का जिनोसाइड हो गया तो भारत, ये राष्ट्र कटिबद्ध है, कमिटेड है उस जिनोसाइड को रिवर्स करने के लिए। और खासतौर से पाकिस्तान, पाकिस्तान तो एक जिनोसाइडल स्टेट है। अभी तक तो भारत सरकार ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए उसको इम्प्लीकेट कर देना चाहा था। वहां के मुसलमानों के, वहां पे हिंदुओं के साथ क्या हुआ, सिखों के साथ क्या हुआ, क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ, सिख्स के साथ क्या हुआ, वो नहीं किया। इसकी शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि कश्मीरी हिंदू का जिनोसाइड भारत की धरती पे हुआ। इसलिए इसका रिवर्सल अगर भारत सरकार नहीं कर पाएगा तो बाकी लोगों की बात छोड़िए, बाकी लोगों का क्या हुआ। हम इस जिनोसाइडल वॉर के खिलाफ अपने स्टेट को, अपनी स्टेट के पॉलिसी को, अपने लोगों को तैयार ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये जिनोसाइड कंसिस्टेंटली चलता आ रहा है। इसलिए जब आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा क्या करना चाहिए, हम आपके माध्यम से मोदी सरकार को कहना चाहते हैं, जो कश्मीर का मुस्लिम स्टेट था, जो उसकी जमीन थी, उस जमीन पे आप एक सेकुलर स्टेट नहीं बना सकते। जो पुराना ऑर्डर है उसके आधार पे आप एक नया ऑर्डर बिल्ड नहीं कर सकते। आपने आर्टिकल 370 को हटाया, बहुत अच्छा किया। आपने रिऑर्गेनाइज किया, बहुत बहुत अच्छा किया। लेकिन अब मुस्लिम स्टेट के आंतरिक ढांचे को आप तोड़िए, खत्म कीजिए। और वो तभी होगा जब आप तीन बातें करेंगे। कश्मीरी हिंदू के जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज करेंगे, एक जिनोसाइड का कानून लाएंगे, वो सिर्फ कश्मीरी हिंदू के लिए नहीं होगा, किसी भी भारत के नागरिक के लिए होगा। और तीसरा, जम्मू कश्मीर में आप अपनी मंशा बनाएंगे कि आपके पास सिर्फ चॉइस, जम्मू कश्मीर को सिर्फ स्टेट बनाना चॉइस नहीं है, आप जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कीजिए नए सिरे से। और उसमें आप ध्यान में रख लीजिए, बिल्कुल क्लियरली ध्यान में रख लीजिए कि आपकी कटिबद्धता है, आपकी कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के पैट्रियट को, नेशनलिस्ट को बचाना। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी को बचाना आपकी कोई कमिटमेंट नहीं है, आपकी कोई कानूनी कमिटमेंट उसको बचाना नहीं है। जो देश के खिलाफ लड़ाई कर रहा है उसको खत्म करना, ध्वस्त करना, यह आपका अधिकार भी है और यह आपकी जिम्मेवारी भी है। इस दृष्टिकोण से मैं जब आपको बात कहता हूं, मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें करनी है। और इस वक्त क्या हो रहा है, मोदी सरकार के जो उसका ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जो उसका जो थिंक टैंक है, जो जम्मू कश्मीर के बारे में इस वक्त अभी हाल ही में जो ये चेंजेस आई हैं, कुछ देर तक हम खुश हुए थे जब मुर्मू यहां पे थे, हमको लग रहा था कि मुर्मू बेसिक्स को एड्रेस कर रहा है। लेकिन अब ये नए जो आ रहे हैं, इनको शायद कहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करनी है। और भारत सरकार के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस आधे अलगाववादी को हुकूमत देना रही है इतने साल से, उस प्रोसेस में वो लगे हैं। तभी उनके मुंह से निकलता है लल देद को लल आरिफा कहना। उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये मालूम नहीं है, कश्मीर में 4 सूफी ऑर्डर्स थे, कुबरवी, सोहरावर्दी, नूर बख्शी और नक्शबंदी। चारों प्रोसेटाइजिंग इंटॉलरेंट सूफी ऑर्डर्स थे। और वो हमको कहता है कि आप सूफी ऑर्डर के साथ आपका एक कन्वर्जेंस है। कश्मीर में एजिटेशन चली, जहां वहां पे जो अस्पताल था, जनाना अस्पताल था श्रीनगर में, उसको लल आरिफा कहने की कोशिश की गई। एक एजिटेशन की वहां पे चली कि भाई ललदे को ललदद ही रहने दो, आरिफा नहीं बनाओ। अब अगर ये यूपी से आए हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको इन हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के बारे में, इनको इस सेंसिटिविटी के बारे में मालूम होना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इनको फंडामेंटल्स पे अभी उनको कोई ग्रूमिंग नहीं। हम चाहते हैं कि वो बयान देने से पहले अभी थोड़ा बहुत ग्रास्प सिचुएशन को करें। इसलिए जम्मू कश्मीर में आप अगर पुराने तरीके से चलाओगे, आधे अलगाववादी को हवाला करके अगर आप यहां पे पीस लाना चाहते हो, तो ये विघटन, इट विल बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ नरेंद्र मोदी, इट विल बी डिस्ट्रक्टिव टू हिज इमेज एंड अमित शाह। मैं तो कहता हूं कि अगर गलतियां की, रिट्रीट की गलतियां की, जब ऐसा रिट्रीट होता है तो बहुत जबरदस्त भयंकर परिस्थिति का निर्माण जेएंडके में होगा। वहां पे कश्मीर में
वो सोचते हैं अलगाववादी एक स्टेप के पीछे चले तो हम अनलीश करेंगे एक वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट। और उनके दिमाग में इस वक्त है कि चीन भी मदद करेगा एक्टिवली और पाकिस्तान तो एक्टिवली मदद कर ही रहा है। इसलिए आगे चलने के लिए पाखंड की राजनीति और पाखंड की सोच नहीं है। सबवर्सिव सोच को इसको तिरस्कृत करके, इसको निकाल के एक केबल एक माशरे के निर्माण की तरफ बढ़ना चाहिए। The way to peace is the nationalist in J&K. The way to peace is not separatist in J&K.